जय बजरंग। हाँ। Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। उसमें कुछ स्पेशल केस पर चर्चा कर रहे थे, जिसको हम लोग स्पेशल केस 3 पर हम लोग चलेंगे। 1 में आपको मैंने बताया था, जब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का मान 0 होगा। दूसरा नंबर में आपको बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल गति करेगा तो वहाँ पर फोर्स आपका 0 होगा। दोनों केस में फोर्स का मान 0 होगा। आपको याद दिला दिया था, मैं समझा दिया था। सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा क्या होगा? 0। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता था क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन 0 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और साइन जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। तो फोर्स का मान फिर भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखना चाहेंगे कि स्पेशल केस 3 पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, स्पेशल केस 3 when the direction of velocity of charged particle is perpendicular to the magnetic field. मतलब कहता है, जब आवेशित कण का गति या वेग का दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स का मान मैक्सिमम होता है। एकदम सिंपल बात है, हम लोग सिंपल ढंग से इसको समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए वेक्टर बी हमारा ये है
और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो थीटा का वैल्यू निश्चित रूप से 90 डिग्री है। फोर्स का डायरेक्शन जो होगा हम लोग इस तरह से सोचेंगे। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन आपको दिखाना है वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर भी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसको फिर से मैं बना के दिखाऊंगा, कल्पना कीजिएगा, गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना चाहेंगे हम लोग, तो हमारा जवाब होगा क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा का मान यदि 90 है तो हम लोग देखेंगे गौर से, एफ एम का वैल्यू हो जाएगा क्यू भी बी साइन 90 लेंगे हम लोग। यहाँ से एफ एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू भी बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके पीछे सोच क्या होगा गौर से देखिएगा आप लोग। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अंकित कुमार अनारी कौन है? आयुष कुमार कौन है? प्लीज मैसेज कर करके डिलीट मत कीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार रिक्वेस्ट, दो बार रिक्वेस्ट, तीसरा बार रिक्वेस्ट नहीं। शुभम कुमार कल तुम क्लास आओ तब पूछते हैं, गिराक डंगाएंगे तुमको। हम तुमको छीन गए, आओ तुम क्लास कल पूछते हैं। खंजरपुर का बॉस है ना, पूछते हैं। अच्छा सॉरी कह दिया, आप छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, चैट करने में व्यस्त रहिएगा तो बात को समझ नहीं पाइएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। इसलिए एकदम ईमानदारी से क्लास कीजिए, पूरा क्लास कीजिए। शुरू स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको लगभग क्लास में आज रिवीजन करा दिया था। जिसको दिक्कत होता समझने में आप समझिए गौर से। तो मैं बता दिया था आपको फोर्स कब जीरो होता है, और अब बता रहा हूँ कि फोर्स कब लगेगा और कब ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स होगा जब परपेंडिकुलर दोनों होगा तब। और मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा? Q इंटू भी इंटू बी। जो मैग्नेटिक फील्ड आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया चार्ज पार्टिकल को, उस वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। और जो चार्ज पार्टिकल एक बार लेके थ्रो कर दिए उसका चार्ज भी कांस्टेंट होगा। इसमें जितने भी टर्म है सभी कांस्टेंट टर्म है आपका है। तो सभी कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा क्या वैल्यू बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। तो हमको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी 2 बार पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड में गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान मैक्सिमम होता है कब, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो हमारा जवाब क्या होगा? Q इंटू भी इंटू बी। Q इंटू भी इंटू बी, ये आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा, जिसको हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ तक संतुष्ट हैं, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि चार्ज पार्टिकल का गति कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। यदि आपको मैं बोल रहा था कि अभी के क्लास में जो बात बताया गया आपको कि सर मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत हो गति का दिशा, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा फिगर पर अब ध्यान दोगे। ये मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस है, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं, और ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ध्यान देने का बात यहाँ पर ये मैं बोलना चाहता हूँ, सपोज कर लेता हूँ मैं कि मेरा एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैं मोशन कराऊंगा, और वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ऑरिजिन पर है, जिसका चार्ज है प्लस Q चार्ज है।
और इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वाई एक्सिस के अलोंग है और इस चार्ज पार्टिकल का जो गति है, चार्ज पार्टिकल का जो वेग का दिशा है, वह वेग का दिशा वेक्टर बी हमारा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्या वेक्टर बी और बी के बीच का एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? एकदम निश्चित रूप से 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा। कंफर्म। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मैं गति करा रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो वेक्टर बी और वेक्टर बी कौन प्लेन में होगा? हमारा एक्स वाई प्लेन में होगा। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन एक्सिस होता है? जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। कंफर्म है बात यहाँ पर। तो वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स का मैं दिशा दिखाऊंगा तो मैग्नेटिक फोर्स का दिशा जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। किधर होना चाहिए? जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। एकदम गंभीर से इसको देखना है। तो एक्स वाई प्लेन में आपका हो गया वेक्टर बी और वेक्टर बी। तो मैग्नेटिक फोर्स का दिशा जेड एक्सिस के अलोंग होगा। और कैसे होगा, क्यों होगा, गौर से देखिएगा। जेड एक्सिस में भी दो बातें होता है, उसको ध्यान देना है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हम लोग लेंगे तो ये आप गौर करके देखोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फोर्स का जो दिशा होगा, ये फोर्स को कहेंगे हम लोग आउटवार्ड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? आउटवार्ड कहेंगे यहाँ पर। लेकिन जरा सा उल्टा देखिएगा आप लोग, यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे हम लोग, और इसको यदि जेड एक्सिस बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। तो इस बार यदि मैं ये कहूँ आपको एक्स एक्सिस की दिशा में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है और वाई एक्सिस की दिशा में वेलोसिटी का दिशा है, वेक्टर बी का दिशा ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो दिशा होगा, तो यहाँ पर ये 90 है। इस दिशा में आपका होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। आप गौर से देखना, यह हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम लोग लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स का दिशा इधर दिखाएंगे जरूर, लेकिन आप अपने मन को समझाओगे। ये वेक्टर एफ एम जो होगा वो इस बार क्या कहेंगे? इनवर्ड बोलेंगे हम लोग। मतलब जेड एक्सिस का जो जेड डैश एक्सिस होगा उल्टा दिशा में उधर होगा। इसको ध्यान में समझिएगा, गौर से देखिएगा। फिगर दोनों एक जैसा बनाया हूं मैं, लेकिन माइंड में समझाना पड़ेगा पर कि सर यहाँ पर भी बी और बी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है। एस वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। हम लोग कल्पना ऐसे करेंगे, छत पर मैं कोना में खड़ा हूँ तो वह भी जेड एक्सिस होगा। छत के कोना को पकड़ के लटक जाएंगे तो वह भी जेड एक्सिस होगा। तो यदि छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो वह जेड एक्सिस अपवर्ड कहलाएगा, आउटवर्ड कहलाएगा। जब लटक जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? इनवर्ड या डाउनवर्ड कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर गौर से देखना, ये जो जेड एक्सिस है, छत पर हम खड़ा है, ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ पर जो जेड एक्सिस है वह छत के कोना को पकड़ के लटक गए हैं, वो जेड एक्सिस हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कर दिया आपको? इनवर्ड और बोल सकते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, और इसको आउटवर्ड और इसको अपवर्ड बोल सकते हैं आप। तो बता दिए थे, समझा दिए थे कि तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो यदि वर्टिकल प्लेन है तो आउटवर्ड इनवर्ड यूज करेंगे। यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो अपवर्ड डाउनवर्ड बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपको ये बात क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन ये जो फोर्स का वैल्यू आप होगा यह फोर्स होगा आपका मैक्सिमम। क्या होगा? ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगा, और ये वैल्यू आपका होगा एफ एम बराबर क्यू भी बी। आपका ये वैल्यू होगा
और यहाँ पर भी फोर्स जो होगा ये भी फोर्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। ये आपका आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है आपका। तो फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर हो गया। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, इतना बात आपको दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। अब ये और से यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी फॉलो करेंगे। ये जो अंगूठा है, तर्जनी है आपका, ये तर्जनी आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मध्यमा जो होता है ये गति के दिशा को, वेग के दिशा को बताता है। तो ये थंब बताएगा, ये थंब बताएगा आपका फोर्स के दिशा को। आइए इसको मैं यहाँ सेट करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा दिशा में ये है, गौर करके देखिएगा, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, वेग का दिशा ये है, तो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। क्या ये आउटवर्ड है कि नहीं है? यस सर, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। ये जो आपका है इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, फोर फिंगर, इसको कहते हैं मध्यमा, मिडिल फिंगर, इसको तो ये हो गया हमारा कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में दिखाएंगे, ये बताएगा वेलोसिटी के दिशा को, ये बताएगा फोर्स की दिशा को। तो फोर्स आउटवर्ड हुआ, यस सर, फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है आउटवर्ड। ये लाइन को हवा में नहीं खींच सकते हैं, बोर्ड पे खींचा हुआ है, आप कल्पना कर लेंगे। आइए अब यहाँ पर देखना शुरू कीजिए आप। मैग्नेटिक फील्ड को मैं किधर दिखाया हूँ, एक्स एक्सिस में दिखाया हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले दिखा दीजिए। ये जो है ये क्या बताता है, गति के दिशा को, वेग की दिशा को। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहेगा ना, ये वेग की दिशा में दिखाया, ये मैग्नेटिक फील्ड में वेग की दिशा में, तो फोर्स होगा इनवर्ड, होगा कि नहीं होगा, हो गया आपके यहाँ पर। चलो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की दिशा को बता सकते हैं। यह हुआ एक नियम था, राइट हैंड स्क्रू रूल के आधार पर भी मैग्नेटिक फोर्स की दिशा को बता सकते हैं, राइट। चलिए हम लोग, आप इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बस मन लगा के पढ़िएगा, चैट में व्यस्त नहीं होना है। चलिए, कुछ बच्चा कह रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका स्पेशल हो सकता है। और सभी बच्चे बताइए क्या सही में नेटवर्क प्रॉब्लम है? कुछ बच्चे ने कहा साउंड सही से नहीं आ रहा है, क्या कीजिएगा, बूढ़ा लोग हैं, कभी कभी साउंड लड़खड़ा जाएगा, उतना सा बर्दाश्त कीजिए आप लोग। ऋतिक राज क्यों रो रहा है बाबू? आज टॉफी नहीं है जो भेजेंगे, और यहीं बैठ के रो रहा है। कुछ बच्चे कह रहा पहले वाला पेज नहीं लग पाए सर। हरे राम कुमार यहीं बैठा लग गया, पहले वाला पेज कहीं नहीं है, कुछ नहीं है दिक्कत उसमें। क्या इसमें दिक्कत है, जल्दी से कर लीजिए। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है, बता दिया आपको। अब डायरेक्शन को समझना था, डायरेक्शन को समझा दिए आपको। डायरेक्शन बताने के लिए यदि टू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, तब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूट को अप्लाई कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यदि परपेंडिकुलर नहीं है
अलग अलग एंगल में है, हो सकता है थीटा 60 डिग्री हो सकता है थीटा 30 डिग्री हो, तो वहाँ पर राइट हैंडेड स्क्रू रूल सफिशियंट है, वह कहीं भी लागू होता है। किसी भी परिस्थिति में आपको मैग्नेटिक फोर्स के दिशा को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन है? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्रॉस प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, उसी पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है। क्लॉकवाइज, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, यही बहुत सिंपल बात है, इसको याद रखना है। तो मान लेते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए। चलिए, ऑफलाइन वाले बच्चे को बताए हैं, नहीं लिखिएगा तो बाद में बैठ के लिखिएगा, लेकिन हर बार नहीं करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को रखेंगे, चाहे वो आवेशित कण स्थिर हो या गतिशील हो, दोनों स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, जिसको मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका फॉर्मूला आपको दिखाया था, पिछले क्लास में दिखा दिया था, अभी आपके सामने फिर आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को स्थिर रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को गति करा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, जिसको चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और उसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को गति कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। उन दोनों फोर्सेस का के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को लॉरेंज साहब ने बताया है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज रिलेशन। और उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह फोर्स कहलाएगा लॉरेंज फोर्स। आइए उसको हम लोग गौर से समझेंगे, गौर से समझेंगे। स्टार्ट करूं मैं आगे? यस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और किसी आवेशित कण को गति कराया जाए, मोशन कराया जाए, तो दोनों फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है, और उन दोनों फोर्सेस के परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। अब देखो गौर से, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा
उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। जो बच्चे पिछले 2 दिन का क्लास नहीं सुने हैं उनको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन लगातार सुन लीजिए, पीछे से देख के उसको भरपाई कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो उसके पैर में इधर भी गायब हो जाएगा, उधर भी गायब, इधर भी गायब, परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए आज सभी बच्चों को मैंने प्रेशर दिया है, सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास को अटेंड कीजिए, कंटिन्यू अटेंड कीजिए, नहीं तो बाद में भविष्य में परेशानी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर एफ ही लिखा था मैंने, याद होगा आपको, क्यू इंटू वेक्टर ई लिखे थे, जहां पर वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वेक्टर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जहां वेक्टर ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह एक क्वेश्चन आपका हुआ। अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। वेक्टर एफ एम इक्वल टू, आपने अभी कुछ देर पहले चर्चा सुना था इसका, यहाँ जो वेक्टर भी है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वह रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग लॉरेंट फोर्स कहेंगे। तो चलिए पेज चेंज करें, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, खाली जुड़ के पढ़ रहे हैं, गंदा बात। पर ये तो लाइक कीजिए। पीसफुल माइंड हो गया लिखा हुआ सर, वेरी गुड, बहुत तेजी से लिखते हो। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक चेंज होगा नया, उसको गौर से समझेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेक्टर एफ ई तथा वेक्टर एफ एम का परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वेक्टर एफ ई वेक्टर एफ ई एन वेक्टर एफ एम को हम लोग डिनोट कर देंगे वेक्टर एफ से। तो वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ वेक्टर एफ ई एंड वेक्टर एफ एम। तो ये वेक्टर एफ बराबर होगा, एफ ई को लिखेंगे क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस, इसको लिखेंगे क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर ई, सॉरी वेक्टर बी। अब यहाँ पर से क्यू कॉमन हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू ब्रैकेट में ले लेंगे वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी।
या एक रिलेशन हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इक्वेशन 3 को कहते हैं लॉरेंज रिलेशन। इक्वेशन 3 इज नॉन एज लॉरेंज रिलेशन। लॉरेंज संबंध इसको कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर एफ इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। तो परिणामी बल जो एफ है यही हमारा लॉरेंज फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर एफ इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। वेक्टर एफ को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, इतना बात हम लोग बोल सकेंगे। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग गप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यदि पूछा जाए तो आपने देखा था मैक्सिमम फोर्स के लिए जो फॉर्मूला मिला था, मैक्सिमम फोर्स के लिए फॉर्मूला मिला था, गौर से देखना इसको। यहाँ पर एफ एम बराबर क्यू वी बी। तो इसका डायमेंशन लेना है, यदि यहाँ से बी बराबर लिखना चाहेंगे एफ बाय क्यू भी होगा। एफ का डायमेंशन लिखना चाहेंगे हम लोग तो डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर से देखेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। फोर्स एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू। चार्ज का होगा आई टी लिखें और ए टी लिखें, और वेलोसिटी का होगा एल टी माइनस वन। आप इसको सॉल्व करके देखिए, एल आपका 0 हो जाएगा, एम एल 0, टी यहाँ पर हो जाएगा -2 और I-1। ML0 T-2 I-1।
एल एल जीरो हो जाएगा यहाँ पर, टी नीचे वाला गायब हो जाएगा, टी पावर -2 बचेगा, आई ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायमेंशन निकल गया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट हमारा जवाब ये बोलिएगा, ml0 t-2 I-1। चले आगे बढ़े। फिर कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के बारे में बात करें, क्योंकि आगे यहाँ हमेशा चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा करेंगे, तो हमेशा उसके यूनिट का जरूरत आपको पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के बिना कोई गप नहीं होगा। जितने थ्योरी पढ़ेंगे सब में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट डायमेंशन को हम लोग को सीख लेना है और याद भी रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से क्या कर सकोगे, दीजिएगा, इसी से मैं फॉर्मूला निकालूंगा उसका। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय चार्ज हो जाएगा, कूलम इंटू वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो गौर करके देखो बाबू मेरे, न्यूटन तो अपने जगह पर ठीक है, कूलम पर सेकेंड हो जाएगा आम्पियर। कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, आम्पियर, और मीटर हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा इसे न्यूटन पर मीटर पर आम्पियर। न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ये आपका हो जाएगा एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर होगा। अब चलिए यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पर इसको मान लिया गया है और इसको माना गया है टेस्ला। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। तो याद रखिएगा आप लोग, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर को क्या माना गया, टेस्ला माना गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट पूछेगा तो आप टेस्ला बोल सकते हैं। इसका मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर आप बोलेंगे। टेस्ला इज द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम लोगों को याद रखना है। टेस्ला वर्ड है TESLA, टेस्ला, उसका सिंबल है कैपिटल T। 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक नया चीज चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हो गया लिखा हुआ, चलिए। वन टेस्ला को हम लोग कहते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे थे, याद करिए वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, सिंबल होता है WB। वर्ड होता है वेबर, सिंबल होता है WB। तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। WB को पढ़ेंगे हम लोग WEBER, वेबर। वेबर पढ़ेंगे हम लोग इसको।
ध्यान दीजिएगा, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 बार पूछ दिया है, गौर से देखिएगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जल्दी बता दीजिए ना, 6 बार पूछ दिया है तो कहेगा आपको CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला गया है गॉस, GAUSS, गॉस। सिंबल होता है इसका बड़ी G, मतलब तो सर इसका रिलेशन हो जाएगा ऐसा यूनिट से 1 टेस्ला इक्वल टू बोला गया है 10⁴ गॉस। जब भी हम भी टेस्ट लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। हम लोग को याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट क्या बोलेंगे, गॉस, या छोटा यूनिट बोलेंगे गॉस, दोनों बोल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड, लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड जो आपका बेसिक्स नॉलेज का जरूरत है वो सब हम लोग देख लिए। सर हमारा पृथ्वी भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, बहुत बहुत कमजोर होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था एक बार, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, 10⁻⁻5, बहुत कमजोर होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मान 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। किसी प्रयोगशाला में जो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त किया जाता है नियर अबाउट 1 टेस्ला के बराबर, कितना, 1 टेस्ला के बराबर प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला के बराबर प्राप्त होता है। चलिए हो गया। तो अब हम लोग आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को, क्लास में जुड़ा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेहरबानी किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जो बच्चे, प्यारे बच्चों, अभी क्लास कर लिए हैं और इसके पीछे 3 लेक्चर नहीं किए हैं, ईमानदारी से 3 लेक्चर को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आज से पीछे 3 लेक्चर तक यही आपका इस चैप्टर का एकदम बेसिक फंडामेंटल बात है। इसको हमेशा याद रखिए, आगे आपकी पढ़ाई मज़ेदार होगी। जाते जाते जो लाइक नहीं किए कर दीजिए, और जो दोस्त आपका क्लास नहीं जुड़ा था उसको एक बार ज़रूर कर दीजिए। बड़ा मज़ा आया रे, क्लास करना चाहिए, क्लास में ही सब चीज़ याद हो जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।